जय हिंद दोस्तों। 2025 का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का वायरल पेपर है 825 BAS कोड। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखेंगे समय 3 घंटे 15 मिनट और यहाँ पूर्णांक रहेगा 70 का। नोट, यहाँ नोट देखेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और निर्देश 2 है, इस प्रश्न पत्र के दो खंड आ तथा खंड बा हैं। निर्देश 3 देखेंगे। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको काले पेन या काले बॉल पॉइंट वाले पेन ले जाने हैं और या नीले। तो उसमें आपको क्या है, ओमार में गोला करना है। अब यहाँ देखेंगे निर्देश 4 है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न पत्र का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे ना ही काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो प्रश्न के दोस्तों यहाँ प्रश्न के जो भी नंबर हैं उनके सामने अंकित है। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में वर्णात्मक पहला, वर्णात्मक दूसरा तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। यहाँ दिए गए मानचित्रों में उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। अब यहाँ दिया है 10वां, दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र संख्या 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। जो दृष्टि बाधित है, जिन्हें कम दिखाई देता है, उनके लिए अलग से 9A और 9B दिए गए हैं कुछ प्रश्न संख्या, तो उनको करना है। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो यहाँ देखेंगे खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें यहाँ पहला प्रश्न देखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1788 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1787 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1789 ईस्वी में। तो कब हुई थी फ्रांस की क्रांति, कब हुई थी? 1789। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर 2 है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है मुसोलिनी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क। तो जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन है? बिस्मार्क। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 3, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में क्या है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1994, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1944। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC अमेरिका में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका। इसकी स्थापना 1944 में हुई। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? तो ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1890। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1929। विश्व आर्थिक मंदी कब आई? 1929 में आई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ब्रिटेन। तो कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है।
अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी है। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय भाषा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजभाषा है। हिंदी है क्या है, राजभाषा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो हिंदी क्या है, राजभाषा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, जनसंघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है 1990। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1951। जनसंघ की स्थापना हुई थी तो 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ऑप्शन ए है जमानत, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल, ऑप्शन सी है उत्तरदायी शासन, ऑप्शन डी है बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतंत्र से संबंधित नहीं, बहुसंख्यकों का शासन। तो बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जमानत है और राजनीतिक दल उत्तरदायी, ये लोकतंत्र के क्या है, हिस्सा है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी है विधानसभाओं में, ऑप्शन सी है राज्यसभा में, ऑप्शन डी है स्थानीय संस्थाओं में। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थानीय संस्थाओं में। तो भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, स्थानीय संस्थाओं या पंचायती राज भी दे देगा तो वो भी सही रहेगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है। ऑप्शन है ए रोजगार, ऑप्शन बी है उपभोग में वृद्धि, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या है, रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि और स्वतंत्रता, ये सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 12, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है कार के कल पुर्जे निर्माण, ऑप्शन डी है कपास बुनना। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बैंकिंग। तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय कौन सा है, बैंकिंग है। और तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये किस क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में। पशुपालन ये किस क्षेत्र में आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता। कार के कल पुर्जे निर्माण ये औद्योगिक क्षेत्र में आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। कपास बुनना ये भी द्वितीय क्षेत्र में आता है। कपास उगाना ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लेकिन कपास बुनना ये किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है कर्जदार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर औपचारिक साख को नियंत्रित करता है तो आरबीआई करता है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, अनौपचारिक साख है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अनौपचारिक साख ये कौन नियंत्रित करता है, जैसे रिश्तेदार हो गए, या तो कोई जो है वो हो गया महाजन वगैरह जो आपको क्या देता है, उधार। तो कर्जदार नहीं होता है। अनौपचारिक या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आयात कर, ऑप्शन बी है घरेलू व्यापार को संरक्षण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण दोनों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। ऑप्शन ए है मिलावटी वस्तु, ऑप्शन बी है अनुचित कीमत लेना,
ऑप्शन सी है कम वजन तौलना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, तो मिलावटी वस्तु भी है, अनुचित कीमत लेना ये भी क्या है, उपभोक्ता के शोषण है। ऑप्शन सी है कम वजन तौलना, ये भी क्या है, उपभोक्ता के शोषण का रूप है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। इनमें से सभी, इनमें से सभी राइट हो जाएगा। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आएगा सेम, तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आने वाला है। तो प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा से, ऑप्शन बी है काली मृदा से, ऑप्शन सी है लेटराइट मृदा से, ऑप्शन डी है मरुस्थलीय मृदा से। अगर हम बात करें संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है तो जलोढ़ मिट्टी से, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। काली मिट्टी की बात करें तो इसको रेगुर नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को रेगुर नाम से जानते हैं। काली मिट्टी ये कपास और गन्ने के लिए बहुत ही उपयोगी है। काली मृदा जो है कपास और गन्ने के लिए बहुत उपयोगी है, ये याद रखेंगे। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा होता है, तो ये ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। तो अगर बात करें महाराष्ट्र और गुजरात में, ऑप्शन सी क्या है, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा इसमें ये पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, तो इसमें चाय की खेती होती है। मरुस्थलीय मृदा ये रेगिस्तान में पाई जाती है, रेतीली मृदा होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र फल में वृद्धि, ऑप्शन बी है वाणिज्य वानिकी में वृद्धि, ऑप्शन सी है खनन क्रियाओं में वृद्धि, ऑप्शन डी है आरक्षित वनों का विस्तार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आरक्षित वनों का विस्तार। ये क्या है, वन सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है, आरक्षित वनों का विस्तार। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। यहाँ 18 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है कॉफी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर बताएं। रोपण फसल का उदाहरण नहीं है तो गन्ना, केला, धान, कॉफी, इनमें से कौन होगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा खनिज उद्योग है। तो ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है पेट्रो रसायन उद्योग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खनिज उद्योग, ये दोस्तों चीनी उद्योग किस में आता है, कृषि उद्योग में आता है, लेकिन खनिज उद्योग में क्या आता है, पेट्रो रसायन उद्योग। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट हो जाएगा, पेट्रो रसायन उद्योग। तो खनिज उद्योग में क्या आता है, पेट्रो रसायन उद्योग। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। ऑप्शन ए है स्वर्ण खनन से, ऑप्शन बी है महाराजमार्ग विकास से, ऑप्शन सी है रेल परिवहन के विकास से, ऑप्शन डी है बागों के संरक्षण से। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मार्ग विकास से, महाराजमार्ग विकास से। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो ये राजमार्ग से संबंधित है। कभी कभी ऑप्शन में सड़क परिवहन दे देता है, तो सड़क परिवहन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखेंगे खंड बा। खंड बा में वर्णात्मक पहला। तो यहाँ देखेंगे निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। तो 80 शब्दों में आपका क्या करना है, इसका उत्तर देना है। तो ऑप्शन ए है भारत, पहला प्रश्न देखेंगे, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख करें। तो अगर आपको ये आ रहा है तो ये लिखेंगे, नहीं आ रहा तो आप दूसरा वाला अथवा वाला लिखेंगे। आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ आपका जो है ये 4 नंबर का रहेगा, 2 और 2। इसको अगर आपको नहीं आता तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।
तो अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो इसको लिख दीजिए, नहीं अथवा वाला लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसको कर देना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहयोग हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए। तो इसके 2 लाभ बता देना है और इसके बारे में लिख देना है। एक्स क्या होते हैं, एक्स के बारे में लिखना है। भारत में लॉ एक्स की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं, इनके बारे में लिख देना। तो इनमें से आपको पहला आ रहा है तो पहला करेंगे, अगर अथवा वाला आ रहा है तो अथवा वाला ही करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 4, सूचना का अधिकार क्या है, यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। अथवा वाला देखेंगे, भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। तो अगर आपको सूचना का अधिकार आ रहा है तो ये लिखेंगे, नहीं तो भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन करना है। तो इनमें से आपको एक को कर देना है, अथवा दे रखा है तो एक ही करना है। अब देखते हैं वर्णनात्मक 2। अब यहाँ दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो 150 शब्दों में ही देना है। तो प्रश्न 5 है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये आ रहा है, नहीं तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में लिख दीजिएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, या अथवा सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। तो अगर इन दोनों में से जो भी आपको आ रहा है एक कर देना है। अगला देखेंगे, अगला है प्रश्न नंबर 7, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन से हैं, ये बताना है। भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए, इसके बारे में। या तो आपको लिख देना है, अनौपचारिक साख क्या है, भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौतियों का एक एक उदाहरण द्वारा समझाएं। तो 2 में से एक को करना है आपको एग्जाम में। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। तो आपको कर देना है। ये दोस्तों ये 100% है कि इस बार एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन, तो अच्छे से क्या करना है, तैयार कर लेना है। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको इनमें से एक को कर देना है। आइए देखते हैं मानचित्र दोस्तों, मानचित्र कैसे करेंगे, यहाँ मानचित्र संबंधित प्रश्न है। निर्देश है प्रश्न 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। इसमें दिया गया है 9A, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सही नाम तथा स्थान अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो यहाँ लिख देना है आपको लाहौर। क्या लिखेंगे, लाहौर लिख देना है लाहौर। तो वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, लाहौर। वह आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में। तो नागपुर आप मानचित्र में भर देंगे, कहाँ हुआ था, नागपुर में। वह जनपद जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये हुआ था अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब में हुआ था। अब देखेंगे वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो आनंद भवन कहाँ स्थित है, ये प्रयागराज में स्थित है, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था पहले, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो ये हो जाएगा प्रयागराज। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद।
तो वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था तो अहमदाबाद में किया था। तो अहमदाबाद राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9 बी। निर्देश दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो इसको आपको क्या करना है, मानचित्र में दर्शाना है कि पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित। अब 2 है क्वेश्चन, पूर्वी भारत स्थित एक लोहा और इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। तीसरा है दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। चौथा है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो इस चिन्हों द्वारा क्या करना है, इनको दर्शाना है मानचित्र में। अब यह है 5वां, पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित क्या करना है, दर्शाना है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ जो है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प के रूप में है, तो ये आपको नहीं करना है। ये जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए है, जो दृष्टिबाधित मतलब जिन्हें कम समझ में आता है चीज़ें, तो उनके लिए है।